नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, संगठन को विविध और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत लोक कल्याण के विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में कई शहरों में छापे मारे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों के लिए $60 करोड़ के नए पैकेज की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई लोगों की मौत। राज्य में अगले 2 दिन के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश और भूटान के बीच सेमीफाइनल मैच जारी। भारत आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल से खेलेगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी सम्मेलन में शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन की विस्तारित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि कोविड और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आईं। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में शंघाई सहयोग संगठन की अहम भूमिका है। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संगठन के सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन को लचीली और विविध तरह की आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें सदस्य देशों के बीच बेहतर संपर्क और पारगमन अधिकारों की जरूरत है। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि भारत के युवा और युवा कार्यबल प्रतिस्पर्धी हैं और सरकार नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जन केंद्रित विकास के मॉडल पर ध्यान दे रही है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.5% रहने की संभावना है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है।
इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के अधिक उत्पादन पर जोर दिया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत मोटा अनाज खाद्य महोत्सव आयोजित किया जाना चाहिए। संगठन के नेताओं के अलावा देशों के पर्यवेक्षक, एससीओ के महासचिव, क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित सदस्य सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात उज्बेकिस्तान पहुंचे थे। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारत उनकी अध्यक्षता की सफलता की दिशा में उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। शिखर बैठक से इतर श्री मोदी परस्पर हित के मुद्दों पर कई विश्व नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, द्विपक्षीय व्यापार और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, संयुक्त राष्ट्र और G20 के बीच सहयोग, रणनीतिक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की जीवन, कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। 12 अध्यायों वाली पुस्तक में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आत्मनिर्भर भारत और इंडिया फर्स्ट के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहब के विजन को ही मोदी सरकार ने कार्य रूप दिया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री की पहल पर ही दिल्ली में अति आधुनिक सुविधाओं से संपन्न आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई। सन 2015 में बाबा साहब के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की उनकी ऐतिहासिक पहल थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये पुस्तक बाबा साहेब के आदर्शों को समर्पित है और श्री मोदी का समर्पण उनके आदर्शों के प्रति है। अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अम्बेडकर जी के विचारों पर प्रकाश डालता है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा, उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं, बल्कि भीमराव अम्बेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल. मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की ये विश्व की पहली परियोजना है। इन चीतों को एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नामीबिया से लाया गया है। कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के श्योपुर में कराहल में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के हजारों स्व सहायता समूह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्योपुर से प्रदेश में कौशल केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो चीते को तो बारे में छोड़ेंगे, लेकिन चीते के अलावा 5 स्किल केंद्र भी
बना रहे हैं, जो एक हम यहाँ बनाएंगे जिसमें यहाँ रोजगार के लिए जितनी ट्रेनिंग जरूरी है, गाइड की और बाकी चीजों की, वो ट्रेनिंग भी देंगे ताकि रोजगार आसपास के भाई बहनों को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 14 विभागों द्वारा संचालित सभी 33 योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विशेष अभियान लगातार 45 दिन तक चलेगा और इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चीता परियोजना के प्रमुख और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर एसपी यादव ने आकाशवाणी को बताया कि चीतों को बचाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पहली बार जब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अब स्पेसीज को विलुप्त घोषित किया जाए। तो 75 साल से अधिक समय हो चुका है चीता हमारे देश से विलुप्त है, और ये चूंकि एकमात्र ऐसा कार्निवोर बड़ा मैमल है जो विलुप्त हुआ है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे वापस स्थापित करें। तो चीता शब्द जो है ये संस्कृत के चित्रक शब्द से निकला। चित्रक का मतलब स्पॉटेड होता है, और चीता जो ये संस्कृत का शब्द है, इसका कोई इंग्लिश में दूसरा नाम नहीं है। पूरे विश्व में चीता के नाम से जाना जाता है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसको वापस लाना, हमारे देश में पुनर्स्थापित करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी कल शुरू होगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी की जाएगी। इनमें भगवान गणेश, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर और नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग तथा खेल संबंधी उपकरण सहित प्रधानमंत्री को मिले अन्य उपहार शामिल हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपहारों का मूल्य 100 रुपये से 5 लाख रुपये तक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में धन शोधन की जांच के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लौर सहित कई स्थानों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने इस महीने पहले भी छापेमारी की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ये मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आज श्री सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात पूर्व के 1,900 करोड़ रुपए की तुलना में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण भारत को विश्व में सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित देशों में से एक बना रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, संगठन को विविध और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत लोक कल्याण के विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में कई शहरों में छापे मारे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे। अमरीका ने यूक्रेन को हथियारों के लिए $60 करोड़ के नए पैकेज की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। राज्य में अगले 2 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश और भूटान के बीच सेमीफाइनल मैच जारी। भारत आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल से खेलेगा। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वर्षा से संबंधित घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। लखनऊ जिले में मूसलाधार वर्षा के कारण दीवार ढहने की घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। ये घटना लखनऊ के दिलकशा क्षेत्र में आज तड़के हुई। प्रशासन ने राहत अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्नाव जिले में भी ऐसी ही एक घटना में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। अन्य जिलों में बिजली गिरने की घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ सहित कई जिलों में तेज वर्षा और कई इलाकों में जल भराव होने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। वर्षा और जल भराव से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 1533 और 91510556, 719151055672 और 9151055673। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लखनऊ डिवीजन की आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर लखनऊ में पानी निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। पास के स्कूलों को बंद रखने के अलावा जिला प्रशासन ने निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अवकाश देने संबंधी निर्णय लेने की भी सलाह दी है। जहां भी ज्यादा वाटर लॉगिंग जैसे शक्तिनगर, जानकीपुरम, रिवर बैंक कॉलोनी, फैजुल्लागंज, सारे इलाकों में पंप्स लगा के पानी की निकासी कराएं। काफी हद तक पानी कम भी हुआ है। बाकी स्वास्थ्य को निर्देश दिया गया है कि इन सभी इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर से अच्छे से वो करे, क्लोरीन टैबलेट्स का वितरण करे। सुबह एक जनहानि का घटना हुआ था। झोपड़ी में जो लोग बसे थे दीवार के किनारे, वो दीवार ढहने से कुछ लोगों का डेथ हुआ था, 9 लोगों का। विद्यालय प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया हुआ है और जिलाधिकारी ने ये एडवाइजरी जारी किया है कि निजी कार्यालय भी अपने कार्यालय अध्यक्ष के विवेकानुसार उसको बंद किया जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में लखनऊ में मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि अगले 24 घंटों में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद समूचे राज्य में वर्षा में कमी आएगी। ये जो बारिश है आज तो खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह रहेगी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे भारी से अति भारी बरसात भी हो सकती है। लेकिन कल से बरसात में कमी आएगी और जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे बारिश होगी और बाकी सेंट्रल यूपी और जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे हल्की बरसात ही होगी। और फिर इसके बाद 2-3 दिनों तक लगभग हल्की बरसात होगी और इसके बाद हल्की से मध्यम बरसात होगी।
हालांकि धान के किसानों सहित अन्य किसान इस वर्षा से खुश हैं। ये वर्षा उनकी फसलों के लिए लाभकारी होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में तेज वर्षा से दीवार गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में अगले 48 घंटे के दौरान तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। हमारा एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, मेंटेन उत्तर प्रदेश में अभी है की वजह से जो ऑरेंज कलर और रेड कलर का जो वार्निंग है, जैसे लखनऊ है और बहुत सारा सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, हम आज जारी किया है और धीरे धीरे पूर्व के और जैसे वाराणसी, प्रयागराज ये सब डिस्ट्रिक्ट में काल होगा। तो 2 दिन अभी ये हमारा अलर्ट है, ऑरेंज और रेड कलर, सेंट्रल उत्तर प्रदेश एंड पूर्व उत्तर प्रदेश। और उसके साथ साथ जो पास वाला जो एरिया है, जैसे दिल्ली है, उत्तर मध्य प्रदेश है, थोड़ा बहुत उत्तरी महाराष्ट्र है, तो ये एरिया में भी हम लोग हैवी रेन का वार्निंग दिए हैं। दिल्ली में तो ओनली लाइट रेन है, लेकिन काल से दिल्ली में वेदर कम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम आपके लिए भारत में दूरसंचार क्रांति की कहानी लेकर आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र ने भारत के विकास में काफी मदद की है और इसे तीसरी दुनिया के गरीब देश से भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदल दिया है। दूरसंचार क्रांति ने देश को 21वीं सदी के आधुनिक भारत और 5G नेटवर्क के दायरे तक पहुंचा दिया है। दूरसंचार क्षेत्र लाखों नौकरियों, बढ़ती आय और वैश्विक संपर्क के लिए आधार प्रदान करता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को 1990 के दशक में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से लेकर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए सक्षम करने के साथ साथ किसानों के जीवन को बदलने और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था बनाने से पूरे देश में दूरसंचार के असर को देखा जा सकता है। दूरसंचार विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई थी। वर्ष 1986 में MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के कार्य के लिए स्थापित किया गया था। सरकार की वर्ष 1991 की उदारीकरण नीति के हिस्से के रूप में दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया था, जबकि नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग की सेवा शाखा का निगमीकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। मोबाइल सेवाएं 2G सेलुलर नेटवर्क के साथ शुरू हुई और तेजी से 3G और 4G तक पहुंच गईं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा है कि दूरसंचार ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग किया है और ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डेवलपमेंट जो 99 की किया कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स उसके बाद बढ़ने शुरू हुए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और टेली डेंसिटी जो बहुत कम होती थी वो आज की तारीख में बहुत तेजी से बढ़ी। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो पहला लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया वो बदलाव था कि पहले मोबाइल अमीरी की निशानी हुआ करती थी, अब लोगों की जरूरत हो गई। एंड BSNL has always played the role of one very important aspect. We never look that our services should be restricted only to the affluent or urban centers. We always reach to the masses, the rural sectors. So we will continue to see that the benefit of technology should not remain only few parts of the country, but it reaches to masses and all parts of the country. वर्ष 2008 में MTNL ने भारत में पहली 3G दूरसंचार सेवाएं शुरू की।
2G सेवा ने डिजिटल फोन कॉल और संदेश भेजने की सुविधा दी, वहीं 3G सेवा ने मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू की। इससे मोबाइल इंटरनेट उपलब्धता के साथ साथ फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा भी शुरू हुई। वर्ष 2012 में 4G सेवा ने देश में तीव्र गति के इंटरनेट डेटा की शुरुआत की और डेटा डाउनलोड करने के लिए होने वाले विलंब को कम कर दिया। इससे मोबाइल फोन पर ऑनलाइन वीडियो देखने की सुविधा संभव हो सकी। भारत अब तीव्र गति के मोबाइल इंटरनेट और डेटा डाउनलोड की प्रतीक्षा समय को और कम करने के लिए 5G सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G सेवा से ई-स्वास्थ्य, कनेक्टेड वाहन, आर्थिक इमर्सिव, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स अनुभव, जीवन रक्षक उपयोग के मामले और उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग जैसे अन्य समाधानों की सुविधा प्रदान करेगी। देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है। 5G टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 5G सेवा टेलीमेडिसिन के माध्यम से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सुलभ तथा किफायती ई-स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगी। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2024 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से उच्च गति के इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $60 करोड़ का नया हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन को विकसित युद्ध सामग्री आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 में बांग्लादेश की टीम ने एक तरफा मैच में भूटान को 8-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और मेजबान नेपाल के बीच सेमीफाइनल आज शाम काठमांडू में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, संगठन को विविध और निर्बाध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत लोक कल्याण के विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में कई शहरों में छापे मारे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों के लिए $60 करोड़ के नए पैकेज की घोषणा की और काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भूटान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल से खेलेगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।